किसी भी अल्फ़ाबेट के बारे में जब हम सोचते हैं तो क्या ख्याल आता है? ए, बी, सी, बस अक्षरों की एक लिस्ट है ना? लेकिन जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई अल्फ़ाबेट सिर्फ एक लिस्ट ना हो, बल्कि उसके पीछे पूरा का पूरा विज्ञान छिपा हो? जी हाँ, आज हम हिंदी की वर्णमाला के इसी कमाल के साइंटिफिक सीक्रेट को खोलने वाले हैं। तो सवाल ये है कि क्या अंग्रेजी या किसी भी भाषा का अल्फ़ाबेट बस एक रैंडम लिस्ट है? क्या अक्षरों के क्रम का कोई मतलब है? ये सवाल इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि भाषाएं बनती कैसे हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या होता है। और यहीं पर हिंदी की वर्णमाला सबसे अलग खड़ी दिखती है। ये कहती है, नहीं, मैं कोई रैंडम कलेक्शन नहीं हूँ, ये तो असल में आवाज़ों का एक साइंटिफिक मैप है। एक ऐसा सिस्टम जो इस बात पर बना है कि हमारे मुंह से आवाज़ें निकलती कैसे हैं। तो चलिए इस मैप को पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले इस मैप को 2 हिस्सों में बांटा गया है। ये आवाज की दुनिया के 2 सबसे बड़े पिलर्स हैं, स्वर और व्यंजन। ये सबसे पहला और सबसे जरूरी क्लासिफिकेशन है। तो भाई इन दोनों में फर्क क्या है? देखिए, स्वर यानी वावल्स, ये वो आवाजें हैं जो आजाद हैं, मतलब इनको बोलने के लिए मुंह में हवा को कहीं भी रोकने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन व्यंजन यानी कॉन्सोनेंट्स, ये बेचारे अपने आप में अधूरे हैं, इनको हमेशा एक स्वर के सहारे की जरूरत पड़ती है। जैसे अगर हम सिर्फ क कहें, हलंत वाला क, तो ये एक अधूरी आवाज है। ये पूरी कब होती है? जब इसमें अ स्वर जुड़ता है और तब जाके बनता है पूरा क। अच्छा, अब आता है वो हिस्सा जहां इस वर्णमाला का असली जादू सामने आता है। हिंदी के व्यंजन ऐसे ही नहीं रख दिए गए हैं, उनको फिजिकली उसी क्रम में रखा गया है जिस क्रम में वो हमारे मुंह के अंदर पैदा होते हैं। मतलब गले में सबसे पीछे से शुरू होकर होठों तक, यानी वो जगह जहां हमारी जबान या होंठ हवा के रास्ते में आकर कोई आवाज पैदा करते हैं। ये सफर शुरू होता है मुंह में सबसे पीछे से, हमारे गले यानी कंठ से। क वर्ग की ये सारी ध्वनियां क, ख, ग, घ, ङ सीधे गले से आती हैं। इनको बोलते वक्त जबान का पिछला हिस्सा हमारे सॉफ्ट पैलेट को छूता है। बोलकर महसूस कीजिए, क। आवाज बिल्कुल अंदर से आ रही है। अब गले से थोड़ा सा आगे आते हैं, तालू की तरफ। च वाली जो लाइन है वो तब बनती है जब जबान का बीच वाला हिस्सा मुंह की छत यानी हार्ड पैलेट को टच करता है। बोलकर देखिए, च, छ। महसूस हुआ? जबान की जगह बदल गई है। और थोड़ा आगे आने पर हम पहुंचते हैं मूर्धा पर। ये हार्ड पैलेट के ठीक पीछे का हिस्सा है। अब ट वर्ग की ध्वनियों के लिए जबान को थोड़ा पीछे की ओर मोड़ना पड़ता है और फिर मूर्धा से टकराना पड़ता है। जबान के इसी मुड़ने की वजह से इन्हें रेट्रोफ्लेक्स भी कहते हैं। बोलकर महसूस कीजिए, ट। हमारा अगला स्टॉप है दांत। त वर्ग की ध्वनियां तब बनती हैं जब हमारी जबान की नोक ऊपर वाले दांतों के ठीक पीछे टच होती है। ये एक बहुत ही क्लियर टच है। बोलकर देखिए, त, थ। और आखिरकार हमारा ये सफर मुंह के सबसे बाहरी हिस्से यानी होठों पर खत्म होता है। प वर्ग की सारी आवाजें दोनों होठों को मिलाने से ही बनती हैं। प, फ, ब। इनको बिना होठ मिलाए बोलकर दिखाइए, नामुमकिन है। तो देखा आपने, गले से होठों तक की ये पूरी एक साइंटिफिक यात्रा है। लेकिन रुकिए, कहानी सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। इन ग्रुप्स के अंदर भी ऑर्गेनाइजेशन की एक और लेयर है, एक बहुत ही बारीक लेयर जिसका लेना देना हमारी सांस से है। इस दूसरी लेयर को कहते हैं अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण का सीधा सा मतलब है कम हवा, यानी जिन व्यंजनों को बोलने में मुंह से कम सांस निकलती है। और महाप्राण का मतलब है ज्यादा हवा, जहां एक एक्स्ट्रा हवा का झोंका, एक पफ ऑफ एयर निकलता है। बस इतना सा फर्क। आइए क वर्ग को फिर से देखते हैं। क बोलिए, सांस नॉर्मल है। अब ख बोलिए, महसूस हुआ वो हवा का झोंका? यही पैटर्न हर ग्रुप में रिपीट होता है, कम हवा ज्यादा हवा, कम हवा ज्यादा हवा। ये अद्भुत है, कितना सिस्टमैटिक है सब कुछ। तो अब तक हमने जो भी पजल के टुकड़े देखे हैं, चलिए उन सब को जोड़कर पूरी हिंदी वर्णमाला की तस्वीर को देखते हैं। मानक हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं। ये नंबर ही अपने आप में दिखाता है कि ये सिस्टम कितना डिटेल्ड और आवाजों को लेकर कितना सटीक है। इन 52 वर्णों में 11 स्वर और 25 स्पर्श व्यंजन तो हैं ही, जिनके बारे में हमने अभी अभी बात की। इनके अलावा 4 अंतःस्थ व्यंजन हैं, जैसे य, र,
ल, वा, जो स्वर और व्यंजन के बीच की आवाजें हैं। फिर हैं 4 ऊष्म व्यंजन श, श, स, ह, जिन्हें बोलते वक्त मुंह में एक गर्माहट या हवा का फ्रिक्शन पैदा होता है। और आखिर में आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन तब बनते हैं जब दो व्यंजन आपस में मिलकर एक बिल्कुल नई आवाज बना लेते हैं। जैसे क और श की अलग अलग आवाजें मिलकर क्ष की एक सिंगल आवाज बन जाती हैं। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना एफिशिएंट है, मुश्किल आवाजों को भी एक ही सिंबल में पैक कर देता है। तो आखिर में ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि हिंदी वर्णमाला सिर्फ एक अल्फाबेट नहीं है। ये तो आवाज़ों की पीरियोडिक टेबल है, जहाँ हर अक्षर को उसकी प्रॉपर्टीज, जैसे कि वो कहाँ से बोला जाता है और उसमें कितनी सांस लगती है, इसके आधार पर एक सटीक जगह दी गई है। ये एक बहुत ही फंडामेंटल लिंग्विस्टिक प्रिंसिपल है। भाषा की सबसे छोटी यूनिट वर्ण या ध्वनि है, यानी साउंड। वर्णमाला का पूरा ढांचा इसी एक विचार पर टिका है, और यही चीज इसकी वैज्ञानिक नींव को और भी मजबूत करती है। हिंदी वर्णमाला हमें ये दिखाती है कि जिस भाषा को हम रोज बोलते हैं, उसके अंदर कितनी गहरी साइंटिफिक बनावट छिपी हो सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि दुनिया की और कितनी भाषाओं में ऐसे ही